है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया कानोडिया। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्ट नेटवर्क। शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ, पर पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अतीक अशरफ हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा हलफनामा। धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन में आए ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा। राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में 6 मई को होगी सुनवाई। एक्टर जिया खान सुसाइड केस में सूरज पंचोली बरी, 10 साल बाद आया फैसला। अब खबर विस्तार से। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की रचनाओं पर 16 फरवरी 2021 से आयोजित हो रही वेबिनार का 108वां श्रृंखला पूरा होने जा रहा है, जिसको लेकर पुस्तक रविवार पुस्तक वार्ता के संरक्षक योगेंद्र शर्मा ने बताया कि डॉक्टर निशंक के साहित्य पर एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन 1 और 2 मई को ऋषिकेश परमार्थ निकेतन में होने जा रहा है, जिसमें देश और विदेश के 500 विद्वान, शिक्षाविद और साहित्यकार और हिंदी प्रेमजन प्रतिभाग करेंगे। डॉक्टर निशंक पहले ऐसे रचनाकार है जिनके वेबिनार कार्यक्रम को 50 श्रृंखला पूरे होने पर लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजा गया। मैं स्वयं रचनाकार रहा हूँ, साहित्य से जुड़ा हूँ, पत्रकारिता से जुड़ा हूँ। हमारे मन में ये आया था कि जब कोरोना के काल में सब अपने अपने घरों में बंद थे, तो क्यों ना हम ऐसा कोई कार्यक्रम करें कि जिसमें हम लोग अपने राज्य के जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और उन्होंने सफलतापूर्वक महाकुंभ का संचालन किया था, और मैं निरंतर 1984-85 से डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से लेखक के रूप में जुड़ा हुआ हूँ। मैं उस समय अध्यक्ष होता था रुड़की में, और वो तब लेखन की शुरुआत की पीढ़ियों पर थे। लेकिन मैंने देखा है गज़ब की ऊर्जा रमेश पोखरियाल निशंक में मैंने देखी है, गज़ब की विनम्रता मैंने उनमें देखी है, गज़ब की प्रशासनिक क्षमता मैंने उनमें देखी है। और यही कारण है कि आज देवभूमि के रचनाकार के रूप में हम लोगों ने जो ऑनलाइन वार्ता शुरू की थी, हमने शीर्षक रखा था रविवारीय पुस्तक वार्ता, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का रचना संसार। तात्पर्य, हम बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन उन लिखे हुए लोगों की बात कितने तक पहुंचती है, कहां तक पहुंचती है। अगर हमारे पास साधन हैं, आज पत्रकारिता ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पूरे विश्व में अपनी धाक जमाई है, हमारे मन में आया कि हम कोरोना काल की घर घुसे की जो हमारी एक मजबूरी हो गई है, उसका सकारात्मक लाभ उठाएं, और वो लाभ हमने उठाया। हमने 16 फरवरी 2021 को पहली वार्ता शुरू की, जिसकी अध्यक्षता मैंने स्वयं की थी, जिसमें आप देखते होंगे हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और अमृतसर से एक विदुषी किरण खन्ना और शिलोंग से एक विद्वान प्रोफेसर हमारे साथ जुड़े, और पहली वार्ता हमने 16 फरवरी 2021 को की। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने 4 धाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वह कुछ विराम के बाद ही यात्रा शुरू करें। उन्होंने बताया कि केदारनाथ धाम एवं बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है, जिसके लिए उन्होंने सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही मौसम का पूर्वानुमान देखकर और कुछ विराम के बाद ही यात्रा शुरू करने की यात्रियों से अपील भी की है। मैं समस्त देशवासियों को अवगत कराना चाहूँगा कि आज केदारनाथ जी में फिर से बर्फबारी हुई है। लगभग 3 घंटे से बर्फ़ गिर रही है वहाँ पर। थोड़ी बर्फ़ बद्रीनाथ जी में भी गिरी है, बट केदारनाथ जी में ज़्यादा समस्या है, क्योंकि वहाँ ट्रैकिंग करके लोग जाते हैं और बर्फबारी के दौरान हेली ऑपरेशंस भी नहीं हो पाते। तो इसलिए 1 तारीख तक, 1 मई तक बद्री केदार दोनों जगह पे मौसम का कुछ हल्का अलर्ट है। तो हो सकता है बीच बीच में यात्रा हमें जो है, विशेषकर केदारनाथ जी की यात्रा को बीच बीच में रोकना पड़े, मौसम को देखते हुए, बर्फ़ की कंडीशन को देखते हुए। तो मेरी समस्त देशवासियों से अपील है कि अपनी यात्रा को इस हिसाब से प्लान करें और इस बात को फैक्टर करके रखें कि मौसम खराबी की वजह से हो सकता है उनको थोड़ा बहुत रुकना पड़े। तो 1 मई तक मौसम का वार्निंग है हल्का। प्रदेश में आए दिन वनअग्नि की घटनाएं निकलकर सामने आ रही है। इस वर्ष उत्तराखंड के लगभग 329 हेक्टेयर जंगल वनअग्नि के मामलों से प्रभावित हुए हैं। वन विभाग की माने तो 250 के आसपास मामले वनअग्नि के निकलकर सामने आ चुके हैं।
आपको बता दें, वन अग्नि की कई कारण हो सकते हैं, लेकिन वन विभाग उन शरारती तत्वों पर पैनी निगाह बनाए हुए है जिनकी वजह से अक्सर जंगलों में भीषण आग लग जाती है। हालांकि अभी तक कोई ऐसा मामला संज्ञान में नहीं आया है जिसमें किसी शरारती तत्व द्वारा आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया हो। IAFS निशांत वर्मा का कहना है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति चिन्हित होता है तो उस पर ठोस कार्रवाई करने का काम विभाग द्वारा किया जाएगा। नहीं, फॉरेस्ट फायर सीजन तो गतिमान है पहले से ही, 15 फरवरी से ये शुरू हो जाता है और जो भी घटना हमारे पास हमें संज्ञान में आ रही है या तो सैटेलाइट सेंसर के माध्यम से या फिर ग्राउंड इंफॉर्मेशन से, तो उसमें निर्देश यही है कि जो हमारे क्रूज स्टेशन हैं उनमें जो टीम तैनात है वो जल्दी से जल्दी अपना रिस्पांस टाइम कम करते हुए उस आग को बुझाने का प्रयास करें। अभी तक जो है कुल 250 केसेस हुए हैं जब से हम लोगों ने ये शुरू किया है 1 नवंबर से, और लगभग इसमें जो है 329 हेक्टेयर वन क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ है, जिसमें कि आरक्षित वन भी है और सिविल और वन पंचायत भी। चारधाम यात्रा को शुरू हुए महज 5 ही दिन हुए हैं, लेकिन अब तक 8 श्रद्धालु यात्रा के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। जहां एक तरफ लगातार मॉक ड्रिल्स का आयोजन कर स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियों को पूरा बता रहा है, तो दूसरी तरफ 7 लोगों की जान हार्ट अटैक की वजह से गई है, जबकि एक व्यक्ति की मौत पहाड़ी से नीचे गिरने की वजह से हुई है। महज 5 दिनों में ही 8 यात्रियों के मौत के कारण स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार के अनुसार विभाग ने चारधाम यात्रा को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी है। हेल्थ ATM भी कई जगह पर लगाए गए हैं जिनसे यात्री कई मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से चारधाम यात्रा में आ रहे यात्री से अपील भी की जा रही है कि सभी मेडिकल टेस्ट करवाने और पूरी तरह स्वस्थ पाए जाने के पश्चात ही यात्री चारधाम यात्रा को शुरू करें। देखिए, इस बार यात्रियों की सुविधा के लिए पूरे समस्त चारधाम यात्रा रूट में हमने 50 हेल्थ ATMs लगाए हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे मेडिकल रिलीफ पोस्ट हैं चारों धामों में, जैसे केदारनाथ में 10 है, गंगोत्री में 1 है, यमुनोत्री में 3 है और बद्रीनाथ जी में 3 है। तो इन सभी जगहों पे हमारे पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग डिवाइसेस हैं और ये डिवाइस 28 किस्म के टेस्ट करता है, जैसे टेम्परेचर, पल्स, BP, ECG इत्यादि। इससे यात्री को अपनी जो वास्तविक हेल्थ स्टेटस है वो अवगत होते हैं। और इन सभी MRPs में हमने डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेस इत्यादि पोस्ट किए हैं। तो और 55 ईयर्स से अबव जितने भी यात्री हैं उनका कंपलसरी तौर पे स्क्रीनिंग किया जा रहा है। जिन्होंने हमारे द्वारा बनाए गए इस फॉर्म में, हेल्थ फॉर्म में ये डिक्लेयर किया गया है कि उनका कोई प्रीवियस मेडिकल कंडीशन है, उनका भी हम लोग अनिवार्य तौर पे स्क्रीनिंग कर रहे हैं। सेवा विस्तार की मांग को लेकर दून अस्पताल से हटाए गए फ्रंटलाइन हेल्थ वर्करों ने शुक्रवार को सचिवालय कूच किया। इससे पहले आंदोलनरत हेल्थ वर्करों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में एकत्रित हुए। उसके बाद जुलूस की शक्ल में पैदल मार्च निकालते हुए सचिवालय की ओर बढ़े, और लेकिन पहले से ही मौजूद पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से पहले बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना आक्रोश व्यक्त किया। स्टेट फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर यूनियन के अध्यक्ष संजय कुरंगा का कहना है कि बीते कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स आंदोलनरत है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। हमारी सरकार से सिर्फ मामूली से छोटी सी डिमांड है कि जितने भी प्रदेश भर के रिक्त पद खाली पड़े हैं, जो आप ये कोरोना वॉरियर को बार बार हटाने और लगाने का काम किया जा रहे हैं, उन रिक्त पदों पर सरकारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से जितने भी हमारे वॉरियर हैं, जिनको आपने भगवान का दर्जा दिया गया था कोविड के टाइम पे, ऐसा ना हो कि जो आप अंदर बाहर का जो खेल किया जा रहा है उसको समाप्त करके उन रिक्त पदों पर सरकारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उनकी नियुक्तियां कर दी जाए और उनका एक समायोजित कर दिया जाए उन पदों पे। एक इतनी सी छोटी सी डिमांड है। मांग नियमितीकरण को है। जिस तरह से कोरोना टाइम पे हम लोगों ने काम किया और हमें 6 महीने का विस्तारीकरण दिया बड़ी लड़ाई के बाद, उसके बावजूद भी हम लोगों के आगे जो है नियमितीकरण नहीं दिया जा रहा है। धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के सभी बूथों पर चंदन रामदास को श्रद्धांजलि देते हुए शोक सभा आयोजित की। वहीं मुख्य कार्यक्रम बीजेपी प्रदेश मुख्यालय देहरादून में किया गया।
इस दौरान बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी समेत तमाम विधायक व पदाधिकारियों ने चंदन रामदास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी व उनके साथ बिताए गए समय को याद करते हुए उनके द्वारा जो कार्य समाज के लिए, प्रदेश के लिए, जनता के लिए किए गए उनको सराहा गया। श्रद्धांजलि सभा समाप्त होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चंदन रामदास पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता थे, 4 बार विधायक रहे, वर्तमान में प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर विराजमान थे। रामदास जी हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, प्रदेश सरकार में मंत्री थे और जो विभाग उनको 2 दिए गए, चाहे परिवहन का विभाग हो, समाज कल्याण का विभाग हो, दोनों विभागों ने प्राकृतिक रूप से और अकाल्पनिक प्रगति प्राप्त की। अचानक उनका चला जाना हम सबको स्तब्ध करता है। कल मैं बागेश्वर में भी था और जिस प्रकार का जन स्नेह उनके प्रति वहाँ की जनता ने दिखाया, अपना आप बहुत होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल वहाँ पर कहा है कि चंदन रामदास जी ने बागेश्वर की जनता के लिए जो वादे किए गए, जो उनकी घोषणाएं थी, उसको धरातल पर उतारा जाएगा। मैं आज प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों की ओर से उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। हम श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिवार भगवान इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करें, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज संपूर्ण जनपद के अंदर प्रत्येक मंडल में अपने मंत्री जी के प्रति हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धासुमन अर्पित किए जा रहे हैं और लगातार 3 दिन का राज्य का शोक सरकार ने रखा है। ये एक व्यक्ति के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग मानते हैं। देहरादून के ग्राफिक एरा अस्पताल में जटिल मामले में एक नन्हे बच्चे का पेसमेकर बदलकर चिकित्सा क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही आहार नली की रुकावट का बिना चीरफाड़ इलाज करने की नई तकनीक पोयम के जरिए भी 20 लोगों को ठीक करने में कामयाबी हासिल की है। ग्राफिक एरा के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राज प्रताप सिंह ने बताया कि देहरादून के 4 साल के बच्चे के हृदय में लगा पेसमेकर बदलने के एंडोकार्डियल के लिए राज्य में पहली बार हाइब्रिड टेक्निक इस्तेमाल की गई। पोयम देखिए एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक है जो कि बहुत ही कम सेंटर्स में इंडिया में होती है, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग में डिफ़िकल्टी है, लॉन्ग लर्निंग कर्व है। पोयम के ज्ञाता जो जिन्होंने पोयम इजाद करी है, डॉक्टर हरारो इनोई, मैं उनके साथ जापान में रहा हूँ कुछ महीने और उन्हीं से मैंने ये पोयम करना वहाँ सीखा है। पोयम एक परमानेंट इलाज है इन मरीजों के लिए, जबकि बैलून डायलिटेशन एक टेम्परेरी इलाज है जिसमें अक्सर मरीज 2 या 3 महीने बाद दोबारा आ जाता है और उसमें फिर से वही सिम्टम्स आना। धीरे धीरे ये सिम्टम्स अगर बढ़ते रहते हैं तो खाने की नली खिंच के रबड़ बैंड की तरह चौड़ी हो जाती है और परमानेंट डैमेज हो जाती है। तो इसीलिए आज की डेट में अगर आप बात करें तो एक्लेजिया कार्डिया के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट पोयम ही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पुस्तक उत्तराखंडियत का कल विमोचन होगा, लेकिन विमोचन होने से पहले इस पुस्तक ने सियासी सरगर्मियां का पारा और चढ़ा दिया है। हरीश रावत और किशोर उपाध्याय के बीच जहां सोशल मीडिया पर सियासी वॉर चल रहा है, इसी बहाने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी हरीश रावत को घेरा है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरीश रावत की पुस्तक कांग्रेस को ही धाराशायी कर सकती है, क्योंकि आज तक हरीश रावत ने जो भी बोला और लिखा है उसका विरोध कांग्रेस के भीतर ही होता आया है। कोई व्यक्ति अपनी पुस्तक लिखे, इसमें किसी को ऐतराज नहीं। उनकी उत्तराखंडियत क्या है ये भी समाज देखना समझना चाहेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि उनकी पुस्तक उनकी पार्टी के लिए ही एक प्रकार से धराशायी करने वाली हो जाए, क्योंकि अभी तक हरीश रावत ने जो कहा, जो लिखा, उसका विरोध कांग्रेस के अंदर ही होता है। तो एक बार सोच लें, समझ लें, उसको जारी करें। आज की खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।